हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका रोही गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि हम एसएससी जीडी के लिए या एमटीएस के लिए आपके लिए एक जीएस की पूरी एक सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें मैं आदित्य कुमार आपके लिए इतिहास विषय की एक पूरी सीरीज लेकर आ रहा हूं, जो आपको रोही गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पे पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो का पहला दिन है, तो जाहिर सी बात है कि हम सिलेबस डिस्कस करेंगे सबसे पहले, फिर कंटिन्यू इसकी क्लासेस डेली प्रोवाइड आपको यूट्यूब पर कर दी जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा बातें ना करते हुए सबसे पहले हम इस इतिहास विषय के सिलेबस को देख लेते हैं। बाकी जो बीच बीच में बातें होंगी वो हम आपसे करते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपना भारतीय इतिहास, जैसे हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो भारतीय इतिहास को हम आमतौर पर 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ठीक है, पहला है आपका प्राचीन भारतीय इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और सबसे ज्यादा जो पोर्शन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो है आधुनिक भारतीय इतिहास। हम उसको भी देखेंगे, आधुनिक भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है आजकल, प्राचीन भारतीय इतिहास से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितनी डेप्थ में हमें जाना है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास ये देखेंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास से हमेशा ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जो ज्यादातर वीडियोस हमारी आएंगी वो भारतीय इतिहास पे, आधुनिक भारतीय इतिहास पे आएंगे, और लगभग 10 वीडियोस हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास पे आएंगे, और इतनी ही लगभग हमारी मध्यकालीन भारतीय इतिहास पे आएगी। लेकिन जो ज्यादा टाइम हम अपना स्पेंड करेंगे वो आधुनिक भारतीय इतिहास पर स्पेंड करेंगे, और इसको बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास को हम देख लेते हैं, किस तरह से देखते हैं हम। ठीक है, तो लिखते हैं सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसके सब पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे पहले पढ़ेंगे हम पुरापाषाण काल को, पाषाण काल को। ठीक है, पाषाण काल के अंदर ही हम पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और महापाषाण काल को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वो इसके सब पॉइंट्स हो जाएंगे, उसमें इतनी ज्यादा दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, पाषाण काल के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें हम पढ़ते हैं फिर हड़प्पा सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता जब पतन की ओर जाती है तो कुछ नए परिवर्तन वहां पर आते हैं, फिर हम पढ़ते हैं उसको वैदिक काल में, वैदिक काल। और वैदिक काल को हमेशा से ही 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा गया है। ठीक है, सबसे पहले ऋग्वैदिक काल, हम भी उसी तरीके से पढ़ने की इसे कोशिश करेंगे। ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के बाद हम आ जाते हैं आपकी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, पहला हम पढ़ते हैं धार्मिक संप्रदाय,
दूसरा जब हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं महाजनपद काल को। महाजनपद काल, ठीक है। तो धार्मिक संप्रदाय में भी हम देख लेते हैं। इसमें हम बौद्ध और जैन को पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म व जैन धर्म को। आई होप आप देख पा रहे होंगे, और नहीं दिख रहा है मेरे ख्याल से दिख ही रहा होगा, नहीं देख पा रहे हैं तो आप सुन करके इसको लिख सकते हैं। जैन व बौद्ध धर्म को हम पढ़ेंगे इसमें। महाजनपद काल के हम अंदर जितने भी 16 महाजनपद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम जो मगध का उत्कर्ष काल है, मगध को पढ़ेंगे हम, ठीक है। मगध जब अपने उत्कर्ष काल में था, उसके बाद जब उसका पतन स्टार्ट हुआ तो एक नया साम्राज्य आया जिसे हम मौर्य साम्राज्य भी कहते हैं, ठीक है। मौर्य साम्राज्य या मौर्य काल, ठीक है। तो इसे हम मौर्य काल के रूप में पढ़ते हैं, जिसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक को पढ़ेंगे, ठीक है। मौर्य काल के बाद जब इसका विघटन चालू होगा तो ये मौर्योत्तर यानी कि मौर्यों के बाद का समय, ठीक है। मौर्योत्तर काल को पढ़ेंगे जिसमें थोड़े से कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं, कुछ घरेलू विद्रोह, जैसे हम कनिष्क कुषाण कनिष्क को पढ़ते हैं, हम सातवाहनों को इसमें ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। मौर्योत्तर काल के बाद हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। मौर्योत्तर काल के बाद हम पढ़ते हैं संगम काल। संगम काल, अभी संगम काल कहां से आ गया? ये दक्षिण भारत का इतिहास है। संगम काल दक्षिण भारत का इतिहास, इतिहास है। अब ये सारी घटनाएं जो चल रही हैं वो लगभग उत्तर भारत में घट रही हैं, तो दक्षिण भारत में भी तो कुछ हो रहा होगा। तो दक्षिण भारत के इतिहास में क्या चल रहा है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इसी के चेर चोल पांडे को पढ़ते हैं। चेर चोल व पांडे को पढ़ते हैं, ठीक है। चेर चोल पांडे के बाद हम वापस से उत्तर भारत की तरफ को आ जाते हैं, और उत्तर भारत में हम पढ़ते हैं गुप्त काल। गुप्त काल, गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल यानी कि गुप्तों के बाद का समय, ठीक है। और फिर इस जो प्राचीन भारतीय इतिहास का जो अंतिम चैप्टर रहेगा आपका, वो रहेगा हर्षवर्धन काल। हर्षवर्धन काल, हर्षवर्धन काल जब हार जाएंगे चालुक्य वंश के पुलकेशिन सेकंड से, तब तक हम इसमें पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर आ जाते हैं। खैर, तो हर्षवर्धन काल ये हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास का पार्ट रहता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को हम जब भी पढ़ रहे हैं तो अलग अलग पढ़ने के सबके अलग अलग तरीके हैं, लेकिन टॉपिक्स तो वही रहते हैं, ठीक है। तो हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को, मैं जो पढ़ाता हूँ या पढ़ा है मैंने जिस विधि से, वो है कि मैं इसको 2 पार्ट्स में बांट के पढ़ता हूँ, ठीक है। या जब भी मैंने इसको पढ़ा है तो हम भी उसी प्रकार से सीखने की कोशिश करेंगे। इसको 2 पार्ट्स कौन कौन से करेंगे इसमें? पहला हो जाएगा आपका पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल। दूसरा जो हो जाएगा वो होगा उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, ठीक है। पूर्व मध्यकाल
पूर्व मध्य काल में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पूर्व मध्य काल में हम देख लेते हैं, पूर्व मध्य काल में हम देख लेते हैं, हम पढ़ते हैं इसमें राजपूत काल। राजपूत काल, राजपूत काल में क्या, राजपूत काल में भी जैसे आपके पाल हो गए, प्रतिहार, पाल प्रतिहार, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, चोल, जिसमें राजेंद्र चोल का जिक्र यहीं पे देखने को मिलता है हमें, ठीक है। पाल प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल, ठीक है, पल्लव, ठीक है, चालुक्य, ठीक है, इन वंशों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। ये पार्ट हमारा पूर्व मध्य काल के अंतर्गत हम राजपूत काल को पढ़ेंगे, ठीक है। इनसे, इनके राजवंशों से तो बहुत थोड़े कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ इनके जो स्थापत्य कला है, इनके भवन निर्माण कला है, मंदिर कला है, वहां से इसके क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो उन पे विशेष हमारा ध्यान रहेगा, ठीक है। दूसरा आपका राजपूत काल के बाद इसी पे हम विदेशी आक्रमण को पढ़ लेंगे, विदेशी आक्रमण, ठीक है, विदेशी आक्रमण, ठीक है, विदेशी आक्रमण पढ़ लेंगे, जिसमें हम महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इन सब का हम आक्रमण देखते हैं, और उस समय भारत के कौन कौन से शासक शासन कर रहे थे, उन पे क्या प्रभाव पड़ता है, कौन किससे हारा, उनके युद्ध, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे विदेशी आक्रमण को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लिख पा रहे होंगे और राइटिंग भी समझ में आ ही रही होगी, इसमें इतना ज्यादा मैं समझता नहीं हूँ, दिक्कत हो रही होगी, मैं काफी ठीक ठाक लिख लेता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल में हम क्या पढ़ेंगे? उत्तर मध्य काल, इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले दिल्ली सल्तनत को, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे आपका गुलाम वंश, गुलाम वंश को पढ़ेंगे। गुलाम वंश के बाद हम पढ़ेंगे आपका खिलजी वंश, खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आ जाता है हमारा तुगलक वंश, तुगलक वंश, ठीक है। तुगलक वंश के बाद हम ये छोटे छोटे दो राज्य और जो दिल्ली पे राज करते हैं, जैसे जिसमें आपका सैयद वंश, सैयद वंश और आपका लोधी वंश, लोधी वंश, ठीक है। ये आपका दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? तो दिल्ली सल्तनत के बाद हम आ जाते हैं, उस टाइम जो सूफी व धार्मिक आंदोलन चल रहे हैं, धार्मिक आंदोलन बोल सकते हैं, संप्रदाय बोल सकते हैं, ठीक है, उनका जो उदय हो रहा है, ठीक है, सूफी व धार्मिक आंदोलन को हम पढ़ते हैं, ठीक है। आजकल इस पार्ट से बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपका कभी तुकाराम के बारे में पूछ लेता है, कभी आपके जो सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक, उनके बारे में पूछ लेता है, ठीक है। इसके बाद जब हम चलते हैं तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा, हम इनके बाद पढ़ते हैं मुगल काल को, मुगल काल, ठीक है। मुगल काल में हम ज्यादातर जिस पे ध्यान देंगे, ठीक है, बाबर हो गया आपका, अकबर, हुमायूं, ठीक है, जहांगीर, शाहजहां, इन सब पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो थे उत्तर भारत के, ठीक है। उत्तर भारत के कुछ, इसमें दक्षिण भारत में भी कुछ घटनाएं घट रही थी, कुछ साम्राज्य उभर के आ चुके थे, उनको हम पढ़ेंगे। जैसे दक्षिण भारत में आपका विजयनगर व
विजय नगर व बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य को पढ़ेंगे। और जब इनका थोड़ा सा विघटन आएगा, थोड़ा सा नहीं पूरा ही विघटन आ जाता है, ठीक है, तब मराठों को पढ़ेंगे। इसी में हम यहीं पे हम मराठों को पढ़ लेते हैं। मराठा साम्राज्य, जिसे हम छत्रपति शिवाजी को पढ़ेंगे, मराठा, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा उत्तर मध्य काल को, ठीक है। इसके बाद विदेशी कंपनियों का आगमन स्टार्ट हो जाता है और उन्हीं के आगमन से ही हमारा आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो जाता है, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं हम, इंपॉर्टेंट है, देखना तो चाहिए, ठीक है। आधुनिक भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास, ठीक है। तो इसमें कहा और क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। जब हम इसकी शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करते हैं यूरोपीय कंपनियों से। तो लिखते हैं पहला इसका जो टॉपिक है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, ठीक है, तभी से हमारा ये आधुनिक भारतीय इतिहास चालू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो आपका मुगल साम्राज्य था वो धीरे धीरे विघटन के ओर चला जाता है, जिसमें औरंगजेब के बाद कोई अच्छा सा उत्तराधिकारी बचता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम मुगल साम्राज्य का विघटन व क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, ठीक है, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, ठीक है। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय कौन कौन सी थी शक्तियां, जैसे आपकी, जैसे ही राजा कमजोर पड़ा मुगल काल का, तो ये अपने एरिया में अपना आप को स्वतंत्र कर लिया। कौन कौन से, जैसे आपका बंगाल, अवध, ठीक है, अवध के साथ आप सिखों को भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, के साथ साथ आप कर्नाटक, हैदराबाद और मैसूर, ठीक है, इनको हम इसमें आमतौर पर इन्हीं को पढ़ते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई, इधर को आ जाओ। चलिए, थोड़ी सी जगह हमें ज्यादा मिल गई। अब स्मार्ट बोर्ड का फायदा, ठीक है। मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया, वे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो चुका है। अब इसके बाद, अब इन शक्तियों का उदय तो हो गया, लेकिन ये साम्राज्य ज्यादा दिनों तक चला नहीं पाए, ठीक है। तो क्या होगा, अंग्रेज इनको आकर जीत लेंगे, ठीक है। तो अंग्रेजों का या अंग्रेजों की भारत पर, क्या हो गया भाई, अंग्रेजों की भारत पर विजय, भारत पर विजय, ठीक है, अंग्रेजों की भारत पर विजय। अंग्रेज आए, भारतीयों को जीत लिया। अब वो क्या करेंगे, जब यहाँ पे अधिकतर क्षेत्र पर अपनी उन्होंने सत्ता स्थापित कर ली, तो वो अपनी ही शक्ति को आगे बढ़ाएंगे और अपनी नीतियों को लागू करेंगे, ठीक है। तो आगे जो हमारा पॉइंट है, अंग्रेजों की भारत में नीतियां, जिससे उनका ही ज्यादा फायदा हो रहा है, ठीक है। भारत में अंग्रेजों की नीतियां व भारत पर उसका प्रभाव, भारत पर उसका
प्रभाव, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम, भारत का उसका प्रभाव पढ़ लेंगे, ठीक है। भारत पर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? भारत जब लुटता जा रहा है तो यहाँ के लोगों में कुछ कहते हैं ना पीड़ा होती है, तो पीड़ा में जब कोई होता है तो हाथ पैर तो मारता ही है, ठीक है। तो भारतीयों ने भी कुछ ऐसा किया, ठीक है। तो इसके बाद उसका प्रभाव हमें 1857 की क्रांति के रूप में दिखता है, ठीक है। साथ में इसमें हम पढ़ेंगे भारतीयों की प्रतिक्रिया, यानी कि उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। जब हम यहाँ पे उनकी नीतियां लागू हुई तो भारत बिल्कुल डाउनफॉल में जा रहा है, बिल्कुल यहाँ पे गरीबी, भुखमरी, ठीक है, ये सब फैल गई। जब ये फैल रहा है तो भारत अपनी कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, ठीक है। तो इनकी प्रतिक्रिया के रूप में हम देखते हैं 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति व समकालीन विद्रोह, ठीक है। समकालीन विद्रोह के बाद हम क्या देखते हैं इसमें, धार्मिक पुनर्जागरण, जिसे हम दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर स्वामी विवेकानंद के को देखते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम फिर कांग्रेस का गठन भी देख लेंगे, इसी में कांग्रेस का गठन, ठीक है। तो कांग्रेस का गठन हो जाता है, एक मिनट, चल जाओ भाई, कांग्रेस का गठन हो गया है। अब कांग्रेस का गठन हो चुका है तो स्वराज के लिए मांग करेंगे, ये स्वराज की मांग करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा स्वराज की मांग, ठीक है, या स्वराज के लिए संघर्ष कर लेते हैं इसको, स्वराज के लिए संघर्ष, स्वराज के लिए संघर्ष, स्वराज के लिए संघर्ष। इसमें कौन कौन अपना योगदान देगा उसको देख लेते हैं। स्वराज के लिए संघर्ष में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं हम नरम दल, ये नरम बातें करके अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद आया था आपका गरम दल, जो इन्हीं में से टूट कर अलग हुआ था, ये लाठी डंडों की बात करेंगे, ठीक है। और इनके बाद आ जाएंगे हमारे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भारत में आके जो अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, भारत में भ्रमण करते हैं, यहाँ की स्थिति को देखते हैं, फिर अपने कुछ आंदोलन चलाते हैं। पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे छोटे मोटे देखेंगे, जब अगला पॉइंट आएगा आपका, अगला हेडिंग आएगा, वहां पे इनकी बड़े वाले जो आंदोलन है वो देख लिए जाएंगे। चलो भाई, तो स्वराज के लिए संघर्ष हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है। राष्ट्रवादी आंदोलन में हम किसको देखते हैं? राष्ट्रवादी आंदोलन में हम क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को देखते हैं, क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को देखते हैं, जिसमें हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। साथ में हम गांधी जी के उन मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो बड़े वाले थे, जो नेशनल लेवल पे आ गए थे। ये यहाँ पे गांधी जी के हम छोटे वाले जो चंपारण, खेड़ा वाले आंदोलन थे उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन थे उसमें पढ़ेंगे हम। तो इसमें लिख सकते हैं हम गांधी जी के राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन, ठीक है।
गांधी जी के राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन हो गए, और जो स्वतंत्रता के लिए जो भी जिन लोगों ने अपने अपना छोटा सा योगदान दिया, बड़ा योगदान दिया, बाकी सब इसमें पढ़ लेंगे। तो स्वतंत्रता के लिए योगदान, स्वतंत्रता के लिए योगदान, स्वतंत्रता के लिए योगदान। ठीक है, बस हमारा टॉपिक जो आधुनिक भारत के वो खत्म हो जाते हैं, और लास्ट में हम विविध देख लेते हैं, जो हमारे टॉपिक बच जाएंगे, बाकी सब यहाँ पे देख लेंगे। जैसे हम कांग्रेस के अधिवेशन देख लेंगे, वायसराय के बारे में देख लेंगे, वो सब यहाँ पे आकर समाप्त हो जाएगा। तो इतिहास का ये सिलेबस छोटा मोटा है नहीं, हालांकि जीडी या फिर एसएससी की किसी भी वैकेंसी में ये लिख दिया जाता है कि भारतीय इतिहास से ये क्वेश्चन आएंगे या भारतीय इतिहास आएगा, लेकिन वो कितना है, कितना बड़ा है, ये हमें देखा ही हमने कितना बड़ा है, छोटा मोटा तो है नहीं। तो वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये देखा होगा, समझा होगा हम किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। कंटिन्यू रहेंगे, कंटिन्यू हमारी क्लास आएगी। आप जुड़े रहिए, हमारे छोटे से परिवार को बढ़ाइए। जय हिंद।